चलिए तो आप लोग अपना रिजल्ट अभी देखे है ना। रिजल्ट देखने से मुझे लगता है कि सबका परफॉर्मेंस लगभग लगभग बिल्कुल एकदम मतलब सही है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स से जो पार्ट्स है उसमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो चलिए हम लोग अभी अपना सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पुष्कर कुमार का रिजल्ट जो है सॉल्व आउट किए हैं आज। चलिए तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। HRC फ्यूज, HRC फ्यूज, HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि HRC फ्यूज हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग किस चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करता है ना। HRC फ्यूज जो है किससे संरक्षण प्रदान करता है। सबसे पहले तो HRC फ्यूज का जिसे फुल फॉर्म पूछता है तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होता है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी हमारा यह एक ऐसा फ्यूज है जो कि कुछ समय तक सर्किट में अगर ज़्यादा भी अगर करंट फ्लो करने लगे तो कुछ समय तक ये सहन कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। यह जो फ्यूज होता है हमारा किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है बाबू, तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में, है ना। शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में हमारा ये जो फ्यूज है वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। HT ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर, HT यानी कि हाई टेंशन ओवरहेड मतलब जो बिजली के खंभा के द्वारा, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से ये जो बिजली के खंभा के माध्यम से जो हम लोग इधर से उधर जो लाइन को लेकर के जाते हैं, है ना। तो HT ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, HT ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर हम लोग जो इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा इंसुलेटर होता है, तो डिस्क इंसुलेटर होता है ना, डिस्क इंसुलेटर। इसको कि हम लोग हाई टेंशन वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल हम लोग हाई वोल्टेज, ठीक है ना, हाई वोल्टेज लाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा होता है डिस्क टाइप इंसुलेटर। राइट आंसर क्या होगा इसका, डिस्क टाइप इंसुलेटर, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि हिस्टेरेसिस लॉस का मान घटाने के लिए ये देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, ठीक है ना, उन सब में जो हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं, कोर जो बनाते हैं वो हमारा कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है। और सिलिकॉन स्टील का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का मान, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साइथिल लॉस, क्या बोलते हैं, साइथिल लॉस, है ना। तो हिस्टेरेसिस लॉस के मान को घटाने के लिए जितने भी हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं उनमें जो हम लोग कोर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कोर जो बनाया जाता है वो होता है सिलिकॉन स्टील का, है ना, सिलिकॉन स्टील। अगला हमारा जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IE यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार, रूल के अनुसार हमारा मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ठीक है ना, किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मध्यम वोल्टेज जो होता है 650 वोल्ट तक होता है ना। हम लोग घरेलू इंस्टॉलेशन में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हमारा दो चालक जो है उसके बीच जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1 मेगा ओम से अधिक, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है। LED प्रकाश, LED बल्ब जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, अच्छी तरह से आए दिन हम लोग मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ कि LED में कोई फिलामेंट नहीं होता है। LED हमारा एक ऐसा बल्ब है जिसमें कि कोई फिलामेंट नहीं होता है। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें जो हमारा प्रकाश उत्सर्जित होता है उसका मुख्य कारण क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना।
तो देखिए एलईडी हमारा क्या होता है कि सबसे पहले तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं ना, करंट जब फ्लो कराते हैं तो उसके कारण ये जो है उसमें से प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट्स टर्म्स बहुत सारा है, जैसे कि एलईडी हमारा जो बल्ब है वो 7 सेगमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, 7 सेगमेंट के सिद्धांत पर ये कार्य भी करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि M = ZIT में Z किसको इंगित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है ना। M हमारा क्या है, द्रव्यमान यानी मास। Z क्या है, विद्युत अपघटन का ECE यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग Z से सूचित करते हैं। I हमारा क्या है, करंट है, और T समय है। तो ये हमारा जो फार्मूला है M = ZIT में Z जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, किस चीज को इंगित करता है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का ECE, इलेक्ट्रोलाइट का ECE यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को इंगित करता है हमारा Z, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विद्युत अपघट्य का ECE, यानी कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को ये इंगित करता है हमारा Z। मॉसफेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मॉसफेट हमारा जो होता है, देखिए फेट का ही मॉडिफाई रूप है मॉसफेट, है ना। जैसे जैसे समय बदलता है हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होते जाता है और न्यू चीज़ें पुराने बेस के आधार पर नए नए चीज़ों का हम लोग निर्माण करते रहते हैं। तो फेट के ही बेस पे हमारा बना है मॉसफेट। और मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। OCB में तेल भरने का क्या उद्देश्य होता है। OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो तेल भरते हैं उस तेल को भरने का क्या उद्देश्य होता है, तो ये हमारा चिंगारी को बुझाने का काम करता है ना। ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल क्यों भरते हैं हम लोग, चिंगारी को बुझाने के लिए। बस सिंपल कुछ क्वेश्चंस है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए एम्पलीफायर का लोड प्रतिरोध जो है क्या होना चाहिए। हमारा जो एम्पलीफायर है उससे हम लोग अगर ज़्यादा पावर को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा पावर को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका जो लोड का रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। लोड का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है ना। तो एम्पलीफायर में हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस उसके मान के बराबर होना चाहिए हमारा क्या, लोड रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस जो है एम्पलीफायर में आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है उसके मान के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एम्पलीफायर में आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। आर्मेचर कोर को हम लोग जो लेमिनेट करते हैं उसमें से किस लॉस को कम किया जाता है, किस लॉस को कम करने के लिए जो है हम लोग आर्मेचर कोर को लेमिनेट करते हैं, तो ये एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, है ना। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर कोर को लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन जिसकी मोटाई कितनी होती है, कितना होता है, 0.5 होता है सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, म्यूट हो जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक, नहीं ऊपर छूट गया क्वेश्चन, हाँ, आर्मेचर में स्लॉट क्यों काटे जाते हैं। आर्मेचर आप लोग तो प्रैक्टिकली रूप से देखे भी हैं ये सब, है ना। तो आर्मेचर में हमारा जो स्लॉट कटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्यों करते हैं, तो क्वाइलिंग करने के लिए हम लोग जो क्वाइलिंग करते हैं उसी स्लॉट में करते हैं, है ना। कॉपर ऊपर का जो क्वाइलिंग करते हैं वो जो स्लॉट जो कटा हुआ रहता है उसी में हम लोग
क्वाइलिंग करते हैं, है ना। तो आर्मेचर क्वाइल को स्थापित करने के लिए जो है उसमें स्लॉट को काटा जाता है, आर्मेचर में स्लॉट काटा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्मेचर क्वाइल्स को स्थापित करने के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडली है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडली है तो वो हमारा जो है मैक्सिमम तापमान जो है प्रदान करेगा या देगा, हमको चाहिए, तो उसको हम लोग किस तरह से कनेक्शन करेंगे, पैरेलल में, सीरीज में, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। तो इसको हम लोग अगर चारों को क्या करेंगे कि पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है ताप यानी हीट ज़्यादा वो प्रदान करेगा, ज़्यादा देगा, है ना। तो चारों को क्या करेंगे हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये बिल्कुल सिंपल है, हमारा डीसी शंट जनरेटर होता है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ऊंचे हेड वाले हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ की हम लोग जल के द्वारा क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, है ना, उसमें जो हम लोग को टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा टरबाइन होता है, तो ये होता है इम्पल्स टरबाइन। इसका एक दूसरा नाम भी है, एक अन्य नाम भी है जो कि आवेग टरबाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना, आवेग टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन, ठीक है ना। इसको याद रखना है थोड़ा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है, जो भी है आप लोग कॉमन सेंस ये लगा करके मार देना है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा सूर्य, इसी तरह से पवन भी हो जाएगा, है ना, जो भी है जो हमारा नेचुरली है, प्राकृतिक है, वो सब आ जाएगा, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कितनी होती है। अगर हमारा जो है एक पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें जो है रिक्तियों की संख्या यानी कि क्या बोलेंगे, होल्स की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है, ठीक है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में हमारा जो होल्स की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। यूजेटी, यूजेटी में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, तो यूजेटी में हमारा जो होता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टर्मिनल होता है ना, क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग इसमें जो है 3 टर्मिनल जो होता है वो हमारा होता है 2 बेस B1 B2, है ना। 3 को कौन कौन होता है, B1 B2, ये हमारा 2 बेस होता है और एक इमीटर होता है, इमीटर। B1 B2 2 बेस होता है और एक इमीटर होता है। तो ये यूजेटी का 3 टर्मिनल होता है, इसको याद ही रखना होगा थोड़ा, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड समय में 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, है ना, इंड्यूस करने के लिए एक सेकेंड समय में 1 वोल्ट ईएमएफ चाहिए। उसके लिए हमारा जो चालक है वो छेदन करेगा या कट करेगा, किसको, है ना। तो अगर हमको 1 सेकेंड में 1 वोल्ट ईएमएफ चाहिए तो हमारा जो चालक है यानी कि जो कंडक्टर है वो 1 वेबर चुंबकीय पुंज को छेदन करेगा या कट करेगा, तो हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1 वेबर चुंबकीय पुंज को ये छेदन करेगा या कट करेगा, तो हमारा 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है, या हम लोग जो है उसमें SCR कंडक्टर में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। उसमें देखिए ये हमारा जो होता है, सबसे पहले देखिए कि ये जितने भी आप लोग ओवरहेड लाइन में देखते हैं जहाँ से कि हम लोग इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं SCR कंडक्टर को, है ना। SCR कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील, वही इसके बारे में पूछ रहा है कि स्टील हम लोग क्यों लगाते हैं, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसमें जो है हम लोग स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि वो तन्यता को बढ़ाने के लिए, है ना,
तन्यता को बढ़ाने के लिए, है ना, एक तरह का मतलब ये समझिए कि हमारा क्या करता है, एक शक्ति भी प्रदान करता है। स्टील क्योंकि काफी स्ट्रांग होता है ना, तो ये हमारा शक्ति भी प्रदान करता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें जो है स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ये तन्यता को बढ़ाने के लिए। इसे उसको क्या करते हैं, खींचते हैं ना, जब हम लोग बस बार में इस्तेमाल करते हैं तो उसको खींचते हैं, तो उस तन्यता को सहन करने के लिए जो है इसमें हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछता है इसका। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाला कंडक्टर, बस यही एससीआर कंडक्टर है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि कॉमन बेस है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का धारा गेन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर यानी कि सीबी, ठीक है। सीबी एम्पलीफायर यानी कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का हमारा जो धारा गेन जो होता है वो इकाई से कम होता है। इकाई मतलब एक से क्या होता है, कम होता है ना। तो ये सब याद रखना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। किस प्रकार का डीसी जनरेटर वेल्डिंग जनित्र सेट के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ पे कि आप लोग देखे होंगे मार्केट में भी, ठीक है ना, बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े पार्ट्स को जो वेल्डिंग करता है, वहाँ पे जो हम लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा जनरेटर होता है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग देखे होंगे उसमें कि एक बैग क्या होता है, जब ही वेल्डिंग करना स्टार्ट किया जनरेटर पर लोड बढ़ गया, जब ही हटाया फिर क्या हुआ, लोड कम हो गया, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे लोड क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो उन सब जगहों के लिए हम लोग जो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा जनरेटर होता है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारा राइट आंसर ये होगा, है ना। हिंदी में भी सो आप लोग देख लेंगे, ये डीसी अंतर संयुक्त जनित्र यानी कि डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस प्रकार की डीसी मशीन में ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक है। बहुत प्रकार के हमारे जो डीसी जनरेटर के बारे में आप लोग पढ़े हैं, डीसी मशीन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें जो है हमारा कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत ही जरूरी है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रहेगा तो ऑपरेट नहीं होगा और चालू नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा डीसी शंट जनरेटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी 220 वोल्ट वाली डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ हमारा जो है वो ज्ञात करना है, जबकि इसका आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.5 ओम और आर्मेचर धारा 40 एम्पियर दिया हुआ है ना। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है, हम लोग बैक ईएमएफ को किससे इंडिकेट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, ईबी से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईबी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईबी बराबर V माइनस आई ए इंटू आर ए। तो हमारा आर ए का मान भी दिया हुआ है और आई ए का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट का मान दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 माइनस क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5, 220 माइनस 0.5 इंटू 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 में और 0.5 से, तो क्या आएगा, 5 का 20 आएगा, है ना। तो 220 में से 20 घटेगा, हमारा क्या हो जाएगा 200 वोल्ट। बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर खंडों के बीच या कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच एक ही चीज है ना। हम लोग जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है माइका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कागज किस बेस पे मार दिए हैं, बिल्कुल रॉन्ग, ये माइका होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है कई बार। कौन सी डिवाइस में उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग होता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट के मान ज़्यादा और वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा हमारा होता है ना। तो ये हमारा होता है आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो फुल फॉर्म होता है आईजीबीटी का, इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, है ना। इसको जरूर याद रखना है।
तो इसी में जो हमारा धारा रेटिंग और वोल्टेज जो होता है वो ऊंच होता है आईजीबीटी का। जेनर डायोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनर डायोड को हम लोग हमेशा जो है सर्किट में जो कनेक्ट करते हैं वो किस में हम लोग संयोजित करते हैं, तो ये हमारा होता है रिवर्स बायस में। किस में होता है? रिवर्स बायस में, है ना। जेनर डायोड का इस्तेमाल कभी भी हम लोग किस में करते हैं? रिवर्स बायस में करते हैं। और जेनर डायोड का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस क्या है कि इसका इस्तेमाल हम लोग आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जेनर डायोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जब कभी कोई चालक चुंबकीय पुंज का छेदन करता है तो उसमें जो है एक ईएमएफ जनरेट होता है। यह कथन किसका है? किस वैज्ञानिक ने ये बोला था, है ना। जब कोई चालक चुंबकीय पुंज यानी चुंबकीय फ्लक्स को कट करता है या छेदन करता है तो उसमें से क्या होता है? एक ईएमएफ जनरेट होता है। ये हमारा फैराडे साहब ने बोले थे, है ना। फैराडे साहब का कथन है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को ये अच्छी तरह से जानते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जैसा कि अभी मैंने इस पे डिस्कशन किया कि हमारा जो है ये आउटपुट में वोल्टेज को स्थिर यानी कांस्टेंट बनाए रखता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट में हमारा वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए ही हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान क्या होता है। पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा? पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि डायोड की पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग का मान जो होता है वो होता है सेकेंडरी वोल्टता के मान के अधिक होता है ना। सेकेंडरी वोल्टेज के मान के अधिक होता है हमारा डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल उपयोग किया जाता है। जितने भी आजकल आप लोग देख रहे हैं डिजिटल जो वॉच आता है ना, उन सब में हम लोग जो सेल का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा जो कि ये बटाम जो हम लोग का शॉर्ट में जो बटामोटाम होता है उस टाइप का होता है हमारा पारा सेल यानी कि मरकरी सेल इसको बोलते हैं। ये वोल्टाइक सेल मारे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा होता है पारा सेल यानी कि इसको मरकरी सेल के भी नाम से जानते हैं। इसका आकार जो होता है बटन के आकार के साइज के होता है ना। शॉर्ट वोट में जो हम लोग बटन इस्तेमाल करते हैं उस टाइप का होता है ना। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि डीसी को रोकने वाला एवं एसी को प्रवाहित होने देने वाला विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कैपेसिटर होता है जो कि क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है ना। कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, तो ये हमारा कैपेसिटर होता है। वहीं इंडक्टर में अगर जाएंगे तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ अपोजिट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो है दूसरे सेशन में मिलते हैं। तो आइए फटाफट थोड़ा सा आप लोग जलपान कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर से हम लोग जुड़ते हैं 2 मिनट के बाद। ओके।